हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लर्न इन हिंदी पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय डिस्कस करने वाले हैं, जो है बीएसए का टॉपिक मृत्युकालीन घोषणा यानी डाइंग डिक्लेरेशन अंडर बीएसए। तो समझते हैं हम कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, जिसका मतलब है मरने से पहले दिया गया बयान। तो आज हम इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, इसके क्या प्रोसीजर होता है, कब ये मान्य होता है, कब नहीं मान्य होता है कोर्ट में, कब इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और ये किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन आज का है डाइंग डिक्लेरेशन यानी मृत्युकालीन घोषणा, जिसे बीएसए के सेक्शन 26 में डिफाइन किया गया है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपना। मृत्युकालीन घोषणा क्या है, ये किस प्रकार से सिद्ध की जाती है। मृत्युकालीन घोषणा की ग्राह्यता संबंधित साक्ष्य विधि को समझाइए। क्या दोष सिद्धि के लिए भी मृत्युकालीन घोषणा को एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका हम आंसर। तो आंसर हमारा है मृत्युकालीन घोषणा क्या है। तो राज्य बनाम गोविंदा पिल्लई 1952 में ये निर्णय दिया गया था कि मृत्युकालीन घोषणा एक कथन है जो मरने वाला व्यक्ति यानी मरणासन व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण पर देता है, यानी उसके क्या रीज़न है मरने का उस समय देता है, वो बताता है, या उसकी परिस्थिति के विषय में देता है जिसके कारण से उसकी मृत्यु हुई, यानी वो अपने मरने के रीज़न के क्या कारण है, किस वजह से उसकी हत्या की गई है, क्या हुआ है, जो उस स्टेज पे वो पहुंचा है उसको देता है। ऐसा कथन केवल उसी प्रकार के मामलों में ग्राह्य यानी स्वीकार्य होगा जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो कि भाई आखिर क्या हुआ था, किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे घटनास्थल पे पहुंचती है पुलिस जब, तो पता नहीं होता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति की मृत्यु किस तरीके से किसी ने इस पर आक्रमण किया है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो उसका बयान लिया जाता है और जो भी वो बयान देता है वो स्वीकार्य होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति मरने से पहले झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 में मृत्युकालीन घोषणा को स्वीकृत किया गया है, वहां पर एक्सेप्ट किया गया है। अब इसका हम अर्थ समझते हैं कि मृत्युकालीन घोषणा का अर्थ एक ऐसा बयान जो किसी भी व्यक्ति द्वारा मृत्यु से ठीक पहले दिया गया हो, जब वह मृत्यु के निकट हो, उसे यह विश्वास हो कि वह जीवित नहीं बचेगा। ठीक है, यह नहीं कि डॉक्टर ने बोल दिया है या वो ज़्यादा चोट नहीं लगी हुई है उसकी तो उसके बयान को इम्पोर्टेंस नहीं जाती, लेकिन अगर वो मान रहे हैं कि भाई अभी बचेगा नहीं, ठीक है, कुछ ही टाइम तक ही इसकी सांसें चल रही है, तब वो जो भी बयान देगा वो उसके बयान को कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखते हैं मृत व्यक्ति का बयान अदालत में एक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसकी कंडीशन गंभीर है, बचने वाला नहीं है, तभी उसकी जो बयान है उसको स्वीकार किया जाएगा। मृत्युकालीन घोषणा को प्राप्त करने के विषय में कोई निश्चित ढंग निर्धारित नहीं है। ये मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। ये आंशिक रूप से मौखिक और आंशिक रूप से लिखित भी हो सकता है। अच्छा, मान लो किसी व्यक्ति के गले पे कोई वार किया गया है, ठीक है, अब वो मुंह से बोल नहीं सकता है क्योंकि उसके तो गले पे चोट लगी हुई है। ठीक है, जब उसका मजिस्ट्रेट बयान लेगा या पुलिस के सामने वो बयान देगा मरने से पहले, तो उस बयान को वो मुंह से नहीं बोल पाएगा, वो इशारों में भी बता सकता है। तो वो इशारों को का भी इम्पोर्टेंस उसके बयान में होता है। आंखों द्वारा कोई शब्द बना दिया जाता है, उस पे आंखें को ब्लिंक करके भी उसके बयान को लिया जाता है। तो आपने बहुत सारी मूवीज में वीडियोस में देखा होगा कि इस तरीके के जो बयान होते हैं उनको भी कोर्ट में एक्सेप्टेबल माना जाता है। ठीक है, वो स्वीकार्य होते हैं कोर्ट में, क्योंकि मरने से पहले व्यक्ति किस कंडीशन में है वो वही जानता है। ठीक है, वो कब उसको वो क्या बोलना है, कब उसे समझ में आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, उसे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो सुनकर भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, वो आंखों से भी दे सकता है, वो बोलकर भी दे सकता है। अगर वो बोलने की कंडीशन में नहीं है तो वो अपना बयान लिखवा देगा। ठीक है, लिख देगा, पूछ पूछ कर लिखते हैं, उस पर साइन भी करवाते हैं उसके। ठीक है, तो वो लिखित बयान भी दे सकता है, इशारों से भी दे सकता है और बोलकर भी दे सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि घोषणा मुंह द्वारा बोले गए शब्दों से ही हो, ये प्रश्नों के उत्तर में गर्दन हाथ के संकेतों से भी हो सकती है। ये कथन भी किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। अब देखते हैं मृत्युकालीन घोषणा से पहले निम्नलिखित अवस्थाएं होनी चाहिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति का जो बयान है वो लिया जा रहा है तो उसमें कुछ अवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जब ही वो जो बयान दिया गया वो स्वीकार होगा। जैसे घोषणा करने वाला व्यक्ति मरने वाली स्थिति में होना चाहिए।
ठीक है। सेकंड है, घोषणा का संबंध मृत्यु के कारण या मृत्यु से पहले की ऐसी परिस्थिति से होना चाहिए जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो। ठीक है। कार्यवाही इस प्रकार से होनी चाहिए जिसमें घोषणा करने वाले व्यक्ति की मृत्यु का प्रश्न विचाराधीन हो, भले ही वह दीवानी हो या फौजदारी। इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर के लिए, दोनों के लिए संकेत माने गए हैं। अब देखते हैं मृत्युकालीन घोषणा कैसे सिद्ध हो सकती है। तो मृत्युकालीन घोषणा को सिद्ध किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि पेश किए जाने वाला साक्ष्य शुद्ध और संपूर्ण होना चाहिए। मृत्युकालीन घोषणा को प्रमाणित करने से उस व्यक्ति का साक्ष्य जिसके सामने ऐसी घोषणा की गई है वह सुसंगत हो जाता है, यानी रिलेवेंट फैक्ट हो जाता है। किंतु ऐसी अवस्थाएं जहां मृतक ने अपने कथन को लिखित रूप में दिया है और अपने कथन को उचित मानते हुए हस्ताक्षर किए हैं, वहां धारा 32 के अधीन उसका लिखित बयान भी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य यानी स्वीकार्य होगा। उस अवस्था में वे जहां तक मृतक ने मृत्यु के कारणों के विषय में कुछ कहा है और ऐसे कथन को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिख दिया गया है और मृतक ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, तो साक्षी को स्वतंत्र रूप से मृतक की लिखावट को सिद्ध करने के लिए नहीं कहा जाएगा तथा साक्षी अपने याददाश्त के आधार पर यह कह सकता है कि मृत्युकालीन घोषणा का क्या अभिप्राय था। ठीक है। मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था कि हो सकता है वो लिखने की कंडीशन में ना हो कि वो पूरा लिख दे, तो वो अपना बयान मुंह से बोलेगा, दूसरा व्यक्ति लिखेगा उसको, आखिर में उस व्यक्ति के सिग्नेचर लिए जाएंगे। ठीक है। अब देखेंगे हम मृत्युकालीन घोषणा की ग्राह्यता यानी स्वीकार कब के आधार क्या क्या होते हैं। तो मृत्युकालीन घोषणा को स्वीकार करने के दो प्रमुख आधार होते हैं, पहला आवश्यकता, दूसरा अनुमान। तो पहले समझते हैं हम आवश्यकता। मुख्य गवाह की मृत्यु हो जाने के कारण मृत्युकालीन घोषणा को ग्रहण करने की अनिवार्य हो जाता है। अगर मान लो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो फिर जो भी उसने बोला है वो स्वीकार हो गई होगा। सेकंड है अनुमान। मृत्यु के समय यह अनुमान लगाया जाता है कि मरने वाला व्यक्ति सामान्यतः सत्य ही बोलता है और उसका कथन न्यायालय को सशपथ कथन के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावकारी होता है। ठीक है। इसलिए मरने से पहले अगर व्यक्ति इशारा भी कर देता है किसी एक व्यक्ति के प्रति कि भाई इसकी वजह से मेरी हत्या हुई है या इसने मुझे मारा है, तो वो उसको स्वीकार ही किया जाए। अब देखते हैं हम मृत्युकालीन घोषणा कब स्वीकार होती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत मृत्युकालीन घोषणा तब स्वीकार होती है जब बयान देने वाला व्यक्ति मरने वाला हो या मृत्यु की संभावना बहुत अधिक हो। सेकंड है बयान मृत्यु के कारण या परिस्थितियों की से संबंधित हो। थर्ड, बयान स्वेच्छा से दिया गया हो, किसी के दबाव या धोखे या धमकी से ना हो। चौथा है बयान मौखिक, लिखित, इशारों या वीडियो की किसी भी रूप में हो सकता है। फिफ्थ, डॉक्टर की प्रमाणिकता यानी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना बेहतर है पर अनिवार्य नहीं है। सिक्स है मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाने वाला आदर्श है लेकिन कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड कर सकता है। सातवां है यदि बयान देने के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तब भी ये जो भाग रिकॉर्ड हुआ है वह स्वीकार माना जाएगा। ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीमा नाम की महिला को उसके पति ने जलाकर मारने की कोशिश की। अस्पताल में डॉक्टर कहता है कि उसकी हालत गंभीर है और वो बच नहीं पाएगी, तो मजिस्ट्रेट उसका बयान रिकॉर्ड करते हैं। वो बोलती है कि मेरे पति ने व उसकी मां ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। कुछ घंटों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये बयान मृत्युकालीन घोषणा के रूप में स्वीकार होगा और इसी के आधार पर आरोपी को सजा मिल सकती है। ठीक है। अब इसका हम कंक्लूजन या निष्कर्ष देखते हैं कि मृत्युकालीन घोषणा अदालत द्वारा स्वीकार की जाती है क्योंकि माना जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। यदि यह विश्वसनीय, स्वैच्छिक और मृत्यु की परिस्थितियां से संबंधित हो तो अकेले इसके आधार पर भी सजा हो दी जा सकती है। तो यहाँ हमारा डायन डिक्लेरेशन यानी मृत्युकालीन घोषणा का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट में मैंने क्लियर लिखे हुए हैं। अगर कोई डिफिकल्टीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए, राधे राधे।